दोस्तों, स्वागत है आपका वन स्टॉप क्लासेस में। मैं अंकित श्रीवास्तव आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित पिछले 30 वर्षों के यूपीपीसीएस, रेलवे, आरओ, एआरओ और सभी वनडे एग्ज़ाम में पूछे गए सवालों के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। और मेरी गारंटी है कि पूरे यूट्यूब पर इतना सरल एवं टू द पॉइंट जानकारी नहीं मिलेगा। तो बिना समय नष्ट किए शुरू करते हैं आज का क्लास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। पहले ये पुणे में होने वाला था। यहाँ पर हैजा फैलने के कारण यह गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना की जाती है। उस समय वायसराय थे डफरिन, और इसके जो संस्थापक हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हैं वो हैं A.O. ह्यूम, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। पहली जो सभा होती है वो 72 लोग इसमें शामिल होते हैं। मुंबई से 38 लोग, मद्रास से 21 और यूपी और अवध से 7 लोग इसमें भाग लेते हैं। अब हम अधिवेशन, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब, कौन वर्ष हुआ, कौन सा स्थान और अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में जानेंगे। पहला जो अधिवेशन होता है वो होता है 1885 में मुंबई में, और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। इसमें विशेष बात थी इस अधिवेशन की कि इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और एन बनर्जी, लाला लाजपत राय, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने हिस्सा नहीं लिया था। इसकी विशेष बात थी। पहले अधिवेशन की ये विशेष बातें थीं कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एन बनर्जी, लाला लाजपत राय, बीजी तिलक ने हिस्सा नहीं लिया। दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। इसमें विशेष बातें थीं। डफरिन ने सम्मेलन में आए लोगों को कांग्रेस पार्टी दी थी। जो उस समय का वायसराय था उसने इस अधिवेशन में आए हुए लोगों को गार्डन पार्टी दी। और दूसरी बात थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाता है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गठन था उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है। जो तीसरा अधिवेशन होता है वो होता है 1887 में। स्थान था मद्रास, और इसकी अध्यक्षता की थी बद्रुद्दीन तैयबजी ने। इसमें विशेष बातें हैं कि पहली बार भारतीय भाषाओं में भाषण हुआ। अधिवेशन में पहली बार भारतीय भाषाओं में भाषण हुआ। तैयबजी ने कांग्रेसी बनो का नारा दिया। जो इसके अध्यक्ष थे उन्होंने नारा दिया कि कांग्रेसी बनो, और तैयबजी ही प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहला जो मुस्लिम अध्यक्ष था वो थे बद्रुद्दीन तैयबजी। फिर चौथा जो अधिवेशन होता है वो होता है 1888 में। स्थान था इलाहाबाद, और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। यूले भी लिखा रहता है, कहीं कहीं यूल भी रहता है। इसमें विशेष बात थी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो जॉर्ज यूल थे वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। पहली बार लाला लाजपत राय शामिल हुए। ऊपर आपने देखा था कि पहली सभा में, पहले अधिवेशन में लाला लाजपत राय शामिल नहीं थे, लेकिन चौथे अधिवेशन में लाला लाजपत राय शामिल हो जाते हैं और हिंदी में भाषण दिया था इन्होंने। राजा शिव प्रसाद तथा सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया था। ये प्रश्न हमेशा पूछता है कि कांग्रेस का विरोध किसने किया था, तो राजा शिव प्रसाद तथा सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया था। अब इसके बाद देखेंगे पांचवा अधिवेशन कब हुआ, 1889 में, और इसमें अध्यक्षता की थी विलियम वैडरवन ने, और ये स्थान था मुंबई। इसमें विशेष बातें होती हैं। पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया। अगर पेपर में आ गया कि कौन से अधिवेशन में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था, तो पांचवें अधिवेशन में। कहाँ ये अधिवेशन हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसमें 21 वर्ष मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था, और कांग्रेस ब्रिटिश कमेटी का गठन लंदन में हुआ था। ये जब अधिवेशन, पांचवा अधिवेशन हुआ, तो ये तीनों चीज़ें उस समय हुई।
पेपर में इस समय जो पैटर्न एग्जामिनरों का चल रहा है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेके बहुत से प्रश्न बनाते हैं। अब आते हैं हम छठवें अधिवेशन में, जो 1890 में फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे और ये कलकत्ता में हुआ था। इसमें विशेष बात है कि भारत की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने हिस्सा लिया था। ये प्रश्न आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा अधिवेशन हुआ जिसमें प्रथम महिला स्नातक ने भाग लिया था। तो वो था छठा अधिवेशन, जो 1890 में हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता ने, जो कि कलकत्ता में हुआ था। अब आ जाते हैं हम सातवां अधिवेशन में, जो 1891 में हुआ था। पी आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष थे, जो कि नागपुर में हुआ था। इसमें विशेष बात है कि इन्होंने कहा कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। ये पेपर में पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में कहा गया था कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है और उस समय अध्यक्ष कौन थे। तो आप देख लीजिएगा, सातवां अधिवेशन था, पी आनंद चार्लू जो हैं इसके अध्यक्ष थे। अब आ जाते हैं हम नौवें अधिवेशन में, जो 1893 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और ये लाहौर में हुआ था। नौवां अधिवेशन 1893, दादा भाई नौरोजी, ये लाहौर में हुआ था। इसमें विशेष बात थी कि सिविल सेवा परीक्षा में भारत में कराने की मांग की गई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने की मांग किस अधिवेशन में की गई, उस समय अध्यक्ष कौन थे। ये जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा। एग्जामिनर यहाँ से बहुत से प्रश्न बनाता है। अब आ जाते हैं हम 10वां छोड़ देते हैं, 11वां कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब डायरेक्ट आ जाते हैं हम 12वें अधिवेशन पे, जो कि 1896 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी और ये कलकत्ता में ये अधिवेशन होता है। इसमें विशेष बात थी कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया। इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अब 12वां के बाद हम आ जाते हैं 17वें अधिवेशन में, जो 1901 में हुआ था। दिनसा वाचा इसके अध्यक्ष थे और ये कलकत्ता में हुआ था। काफ़ी सारे अधिवेशन जो है कलकत्ता में ही हुए हैं। इसमें विशेष बात है कि पहली बार गांधी जी ने हिस्सा लिया था। पहली बार गांधी जी ने इस अधिवेशन में हिस्सा लिया था, अध्यक्ष नहीं थे, हिस्सा लिया था इसमें। अब 17वें के बाद हम आ जाते हैं 21वें अधिवेशन में, जो 1905 में हुआ था। बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। इसमें विशेष बात थी कि गोखले को विपक्ष के नेता उपाधि दी गई थी। गोखले को विपक्ष के नेता का उपाधि दिया गया था। अब आ जाते हैं 22वें अधिवेशन में, जो 1906 में हुआ था कलकत्ता में और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसमें विशेष बात थी कि स्वराज की मांग हुई थी। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। अब आ जाते हैं 23वें अधिवेशन में, जो 1907 में हुआ था सूरत में और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राज बिहारी घोष। अब इसमें विशेष बात थी कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन, इसी समय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो जाता है 1907 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, कौन सा स्थान था, कौन उसके अध्यक्ष थे। तो जान लीजिए कि 1907 में हुआ था कांग्रेस का प्रथम विभाजन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप देखिए पार्ट 3 है। 27वां अधिवेशन होता है 1912 में, बांकीपुर में। रंगनाथ नरसिंह मुधोलकर इसके अध्यक्ष थे। इसमें विशेष बात थी कि A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। प्रश्न पूछ सकता है कि A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कब घोषित किया गया। तो 1912 में 27वां अधिवेशन था और बांकीपुर में। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 30वां में। 30वां अधिवेशन में, जो 1915 में हुआ था बम्बई में। सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे और विशेष बात थी कि लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था इसमें। अब आ जाते हैं 31वां अधिवेशन 1916, जो कि लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। इसमें बहुत सी विशेष बातें हैं, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि 1916 का लखनऊ का अधिवेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो इसमें विशेष बात है तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। ध्यान से देखिएगा, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से। प्रश्न पूछेगा किसके प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, तो तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से हुआ था। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता कब हुआ? 1916 में। ऐसे प्रश्न घुमा के पूछेगा, भाषा थोड़ी सी टफ कर देगा। जब टफेस्ट क्वेश्चन बनाना होता है तो एग्जामिनर भाषा को थोड़ा टफ कर देता है। इसमें दूसरी बात है कि मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ तो मदन मोहन मालवीय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसका विरोध किया। नरम व गरम दल पुनः एक हो गए। आपने देखा होगा कि 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो इस समय दोनों एक हो गए, नरम और गरम दल पुनः एक हो गए। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन के मांग को स्वीकार कर लिया गया। यह बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन के मांग को स्वीकार कर लिया गया। अब दूसरी बात थी कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके कर रहूँगा। ये जो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है ये किस अधिवेशन में कहा है? तो लखनऊ अधिवेशन में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 32वां अधिवेशन जो 1917 में हुआ था कलकत्ता में। श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी। विशेष बात है कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो किसी अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष थी। अब विशेष अधिवेशन होता है 1918 में बम्बई में और इसके अध्यक्ष होते हैं हसन इमाम। विशेष बात थी कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो जाता है। एक बार 1907 में विभाजन हुआ, दूसरा विभाजन होता है 1918 में। इस समय अध्यक्ष होते हैं हसन इमाम। सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग की गई। इसी अधिवेशन में, विशेष अधिवेशन में 1918 में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग की गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 34वां अधिवेशन जो कि 1919 में दिल्ली में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। विशेष बात थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया गया। 35वां अधिवेशन 1920 में होता है नागपुर में और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वीर राघवाचारी होते हैं। विशेष बात है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। इसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है और पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों की गठन की मांग की जाती है। इसे बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि हमने 4-5 पुस्तकों का अध्ययन करके उसमें से स्रोतों को लेके इसमें क्रम से इसको बैठाया हुआ है और बहुत ही सही तरीके से इसको आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा। ध्यान से बस देखते जाइएगा, हमने एक एक इम्पॉर्टेंट लाइन इसमें रखी है। अब इसके बाद विशेष अधिवेशन होता है 1923 में दिल्ली में और इस समय अध्यक्ष होते हैं A.K. आज़ाद। और विशेष बात है कि सबसे युवा अध्यक्ष होते हैं। अगर पूछ लिया कि सबसे युवा या अध्यक्ष कौन थे तो A.K. आज़ाद थे 1923 में विशेष अधिवेशन में। 39वां अधिवेशन हम देखने जा रहे हैं 1924। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन 1924 का है, बेलगांव में होता है और महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बनते हैं। विशेष बात है कि महात्मा गांधी मात्र एक बार अध्यक्ष बने हैं। विशेष बात है कि महात्मा गांधी मात्र एक बार अध्यक्ष बने। अब हम पढ़ेंगे 40वां अधिवेशन 1925 में होता है कानपुर में। श्रीमती सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष होती हैं। विशेष बात इसमें क्या रहती है कि प्रथम राष्ट्रीय भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर पूछ ले कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो श्रीमती सरोजनी नायडू। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया और हर्षद मोहानी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा है। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रस्ताव किसने रखा, तो हर्षद मोहानी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। 41वां अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में होता है। यस श्रीनिवास आयगर इसके अध्यक्ष होते हैं। विशेष बात है सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य। ये ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कब किया गया था, तो वो किया गया था 1926 में। 41वां अधिवेशन था गुवाहाटी में और इसके अध्यक्ष थे यस श्रीनिवास आयगर। अब 47वां अधिवेशन हम पढ़ने जा रहे हैं
1933 में होता है कलकत्ता में, नल्ली सेन गुप्ता इसके अध्यक्ष रहती हैं। विशेष बात इसमें यह है कि प्रथम आंग्ल भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, ये पहली आंग्ल भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं। अब इसके बाद 42वां अधिवेशन हम पढ़ने जा रहे हैं 1927 का, मद्रास में होता है, डॉक्टर M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें विशेष बात है कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग, देखिए ऊपर दिया हुआ है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, फिर दिया है पूर्ण स्वाधीनता की मांग, और उसके बाद 44वां अधिवेशन जो है 1929 का, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि लाहौर में होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें विशेष बात है कि पूर्ण स्वराज की मांग, ऊपर दिया था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, फिर नीचे दिया पूर्ण स्वाधीनता की मांग, अब इसमें दिया है कि पूर्ण स्वराज की मांग। ये तीनों में वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये है, आप ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं 45वां अधिवेशन, जो कि 1931 में होता है, कराची में, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें विशेष बात है कि मौलिक अधिकार का प्रस्ताव कब पारित हुआ, कौन से अधिवेशन में, तो वो था 45वां अधिवेशन, कहाँ, कराची में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आगे हम बढ़ेंगे 49वां अधिवेशन 1936 में होता है, लखनऊ में होता है, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। इसमें विशेष बात है कि कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना होती है। क्या होती है, कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना होती है। अब 50वां अधिवेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 1937 में होता है, फैजपुर में होता है, और इसके अध्यक्ष रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें विशेष बात है कि गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन, ये ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था 50वां, जो कि फैजपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें कोई कहानी नहीं बन सकती, इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, एक एक चीज़ रटनी होगी, क्योंकि कहानी इसमें नहीं बन पाएगी, आपको इसको चीज़ों को रटना होगा, और इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सभी आंदोलन, जो भी चीज़ें घटनाएं घटी हुई हैं, वो किसी न किसी अधिवेशन से जुड़ी हुई हैं। अब आ जाते हैं 91वां अधिवेशन 1938 में, हरिपुरा, जो कि गुजरात में है, और इसके अध्यक्ष होते हैं सुभाष चंद्र बोस। इसमें विशेष बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी की गठन होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन होता है। अब हम 52वां अधिवेशन पढ़ेंगे 1939, त्रिपुरी में होता है, जो कि जबलपुर में है, और सुभाष चंद्र बोस इसके भी अध्यक्ष होते हैं। विशेष बात है कि अध्यक्ष पद के लिए प्रथम चुनाव होता है, और सुभाष चंद्र बोस सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बनते हैं, और गांधी जी से विवाद होने पर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। यानी गांधी जी सीतारमैया को अध्यक्ष पद के लिए चुनना चाहते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस उन्हें हरा देते हैं, जिसके वजह से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में थोड़ा सा नाराज़गी हो जाता है। उसके वजह से सुभाष चंद्र बोस इससे इस्तीफ़ा दे देते हैं, और इस्तीफ़ा देने के बाद, त्यागपत्र देने के बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद अध्यक्ष कौन बना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 53वां अधिवेशन 1940, जो कि रामगढ़ में होता है, महाराष्ट्र में है, A.K. आज़ाद इसके अध्यक्ष होते हैं। विशेष बात है कि 1940 से लेकर 1945 तक लगातार A.K. आज़ाद ही अध्यक्ष रहे, क्योंकि बीच में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष यही थे। ये प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे लंबे समय तक कौन अध्यक्ष रहे, तो A.K. आज़ाद थे। 54वां अधिवेशन होता है 1946 में, मेरठ में होता है, आचार्य JV कृपलानी इसके अध्यक्ष होते हैं। विशेष बात है कि आज़ादी के समय ये अध्यक्ष होते हैं। जब हमारा देश आज़ाद होता है तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष होते हैं वो JV कृपलानी होते हैं। अब 56वां अधिवेशन आप देखेंगे 1950 में होता है, नासिक में होता है, पुरुषोत्तम दास टंडन
इसके अध्यक्ष होते हैं। विशेष बात है कि संविधान लागू होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास होते हैं। अब यहाँ तक तो अधिवेशन हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कांग्रेस के लिए कहे गए वाक्य। इसको हमने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया हुआ, हर चीज़ अलग अलग लिखी हुई है कि आपको समझ में आए। इधर उधर कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी, सब आपको एक जगह एकत्र एक जगह आपको मिलेंगी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कांग्रेस के लिए कहे गए वाक्य। अब कांग्रेस के लिए किन्होंने क्या बात कही है, जैसे सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के लिए कहा कि कांग्रेस आंदोलन 4 लोगों द्वारा पारित था या उनके द्वारा सोचा व योजनाबद्ध किया गया था। सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के बारे में ये चीज़ें कहीं कि कांग्रेस आंदोलन 4 लोगों द्वारा पारित था या उनके द्वारा सोचा व योजनाबद्ध किया गया था। मतलब बहुत लोग इसमें हिस्सा नहीं लिए थे, बस कुछ लोग मिलके इस कांग्रेस को बना दिए थे। अच्छा, डफरिन क्या कहते हैं? डफरिन का कहना था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। मतलब सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, डफरिन ने कहा। करजन ने क्या कहा? करजन ने कहा कि मेरी नीति रही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसी तरह नपुंसक बना दूं। वाह, करजन ने क्या बात कही कि मेरी नीति है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसी तरह नपुंसक बना दूं। अब दूसरी बात क्या कही? कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। वाह भाई। लाला लाजपत राय क्या कहते हैं? कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस के अधिवेशन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं। शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला। इतनी बातें लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के लिए कही हैं। इसमें हमने सभी चीज़ें रखी हुई हैं जो कांग्रेस के लिए कही गई हैं। बीसी चटर्जी क्या कहते हैं? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। अच्छा, कांग्रेस के विषय में इन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं कि लाला लाजपत राय फिर आ गए। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सांचा या योजनाबद्ध किया गया था। अच्छा, लाला लाजपत राय इसके विषय में कहते हैं और फिर अध्यक्ष भी बन जाते हैं। फिरोज शाह मेहता, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उनके व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। इसे रटना होगा आपको ध्यान से। किसने क्या कहा है? बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा है? भीख मांगने वाली संस्था, बेगिंग इंस्टीट्यूट या याचना संस्था की संज्ञा दी थी। तीनों में से कुछ भी आ सकता है कि भीख मांगने वाली संस्था, बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा या याचना संस्था किसने कहा? बिपिन चंद्र पाल ने। बाल गंगाधर तिलक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। बाल में बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तथ्य जो ऊपर कुछ बच गए हैं या कुछ अलग चीज़ें जो एक साथ इकट्ठी नहीं हो सकती, उसको अब हमने अलग लिखा है। थोड़ा और समय दीजिएगा, अच्छे से आपको सब चीज़ें आ जाएंगी। एक बार इस वीडियो को जब आप देख लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सभी चीज़ों को एक जगह हमने कलेक्ट करके इसको आपको पढ़ाया है। महत्वपूर्ण तथ्य देख ले रहे हैं। फर्स्ट है, लाल पाल बाल त्रिगुट में सिर्फ लाला लाजपत राय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के विषय में बहुत कुछ कहा है, लेकिन वो लाला लाजपत राय फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। दूसरी बात है, कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, दूसरे में 33 हो गई, तीसरे सम्मेलन में 81 हो गई और चौथे सम्मेलन में 221 पहुंच गई। ये प्रश्न पूछा हुआ है, आप इसे ध्यान से देखिएगा कि पहले में कितनी थी, दूसरे में कितनी थी, तीसरे में कितनी थी और चौथे में कितनी थी। ध्यान से इसको याद करिएगा। तीसरा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसको आप ध्यान से देखते चलिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पांचवा। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था।
उस समय वो गवर्नर जनरल नहीं थे, बम्बई के गवर्नर जनरल थे, और जो कि मुंबई 1915 में। ये ध्यान से देखिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर पूछ लिया कि गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन ने कब भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लिया था, तो बम्बई 1915 में। उस समय बम्बई के गवर्नर जनरल थे। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं 60वां। क्या इम्पोर्टेंट बात है। विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन में जीवन भर मात्र लंगोटी पहनने का संकल्प गांधी जी ने लिया था। शायद ये पेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यही देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन कितना टफ क्वेश्चन लिया था इन्होंने, कि विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन में जीवन भर मात्र लंगोटी पहनने का संकल्प गांधी जी ने लिया था। अब हम 7 नंबर का पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट लाइन। A.O. ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, ये इसके अध्यक्ष कभी नहीं रहे। अभी आप क्वेश्चन अब कैसा पूछता है, अब कोई वन लाइन से नहीं क्वेश्चन पूछ लेगा, इसमें पूछेगा क्या 1 और 2 सही है, क्या 3 या 4 सही है, ऐसे सही करने को पूछेगा। तो आपको जब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन टच नहीं कर पाएंगे। RO ARO UP PCS SSC रेलवे, अब बहुत से एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि A.O. ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, ये इसके अध्यक्ष कभी नहीं रहे। 8वीं बात जो है इम्पोर्टेंट बात है 1920 नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। अगर प्रश्न पूछ लिया, शायद ये प्रश्न पूछा भी गया है कि पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति कब घोषित की गई थी, तो 1920 नागपुर अधिवेशन में। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है 9 नंबर का इम्पोर्टेंट लाइन। 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया है। अब आ जाते हैं 10वें लाइन पे हम। कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लीजिएगा कि कराची अधिवेशन था, इसमें गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। अब इसके बाद बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। आप ये ध्यान दीजिएगा कि बाल गंगाधर, एक क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें बाल गंगाधर तिलक भी रहेंगे, और उसमें पूछेगा कौन इसमें से कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। अब हम देख लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पीछे हमने आपको पढ़ाया है कि आज़ादी के समय कौन थे, JB कृपलानी थे, लेकिन जो विशेष अधिवेशन होता है दिल्ली में 1947 का, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर विशेष अधिवेशन पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 1947 देखने के बाद आप JB कृपलानी लगा देंगे। तो आगे अब हम बढ़ते हैं। चित्तरंजन दास 1922 में आयोजित गया अधिवेशन में के अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास गया अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। जो कांग्रेस के नरम दल के नेता थे, उनका ये मानना था कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी कर हो जाए और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हो जाए, बस इतना ही वो सोचते थे कांग्रेस को लेके। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, हमने अभी पीछे पढ़ा है कि किसने क्या चीज़ें कही हैं, तो 2 चीज़ें छूट गई थी, हमें एक बुक में मिली तो हमने इसे भी नोट कर लिया कि बाल गंगाधर तिलक ने, यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टटर टटर करते रहे, चुप होते रहे, तो हमें कभी भी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। उनका कहना था कि अगर मेढक की तरह सिर्फ साल में एक बार आप टर्रा के फिर चुप हो जा रहे हैं तो हमें अपने प्रयासों में कभी सफलता नहीं मिलेगी। अब आगे देखते हैं। RP दत्त ने क्या कहा है कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ है जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। इनका मानना था कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल हो। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध
अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा कि सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी। पूछेगा कि सूरत की फूट की बात कांग्रेस किसके हाथ में चली गई थी, तो नरम दल वालों के हाथ में चली गई थी। अब नरम दल में कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, WC बनर्जी थे, SN बनर्जी थे। ये पूछता है कि नरम दल में कौन शामिल था, गरम दल में कौन शामिल था। तो 4 नरम दल के थे और गरम दल के थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। अब हम आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य। स्वराज की बात हुई थी 1916 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने। फिर 1929 में पूर्ण स्वराज की बात होती है लाहौर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। समाजवाद की बात होती है 1936 में लखनऊ में, इसके भी अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं, एक बार इसको आप ध्यान से देख लेंगे तो आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, आपको पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा। हाँ, थोड़ी आप इसको ध्यान से देखते जाइएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है हमने सबको अलग अलग डिफ़ाइन किया हुआ है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, और जो आपके मित्र हैं उनको इसको सेंड कीजिएगा और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइएगा, जो कि और भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। इसके बाद हम मिडेवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत के बारे में एक वीडियो डालेंगे, उसको देखिएगा। उसमें पूरा स्टोरी के साथ जैसे चलेगा, जैसे लगेगा कि एक मूवी चल रही है, ऐसे कहानी को हम बताएंगे और उसको आप देखिएगा ज़रूर। और इससे संबंधित कुछ भी जानकारी या आपको इसमें कुछ कमी लगी हो तो वो कमेंट में बताइएगा, या आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट में इसको बताइएगा। धन्यवाद।